नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहां मैं आपको भारत के इतिहास के बारे में बताता हूं। आज बात करूंगा भारत पर पहले इस्लामी आक्रमण की, यानी मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण की। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तब सिंध पर राजा दाहिर का राज था, इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम का राजा दाहिर से भीषण युद्ध हुआ। बताऊंगा एक एक बात शुरुआत से। 630 ईस्वी के बाद भारत और अरब के बीच व्यापारिक संबंध बहुत बढ़ने लगे थे। इन दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे से व्यापार होने लगा था। अरब व्यापारी भारत आते थे, खास तौर से सिंध में, क्योंकि सिंध भारत का पश्चिमी इलाका था, भारत के पश्चिमी तट का इलाका था। सिंधी राजाओं से इजाजत मांगकर अरब व्यापारी सिंध में व्यापार करते थे। भारत के पश्चिमी तटों के बंदरगाहों पर, सिंध के बंदरगाह पर अरब से जहाज आते थे, सामानों का लेन देन होता था, व्यापार होता था। और सिर्फ अरब व्यापारी सिंध में ही नहीं आते थे, सिंधी व्यापारी भी अरब में जाते थे अरब में व्यापार करने के लिए। सिंधी व्यापारी अरब में बहुत पॉपुलर थे, क्योंकि अरबों को सिंधी बहुत अलग टाइप से लगते थे। उनको लगता था कि देखो इनके कपड़े कितने अलग से हैं, हमारे जैसे बिल्कुल नहीं हैं, इनके बाल झाड़ने का तरीका कैसा है, ये बीच से ऐसे मांग झाड़ते हैं। सिंधियों की पतले सोल वाली जुत्ती जो सिंधी पहना करते थे, सिंधी व्यापारी पहना करते थे, वो अरब में बहुत फेमस हो गई। आज उसे जूता कहते हैं, लेकिन सिंध में आज भी उसे जुत्ती ही कहा जाता है। जो अरब व्यापारी सिंध में व्यापार करने आते थे, वो जब अरब लौटते थे तो वहां वो बताते थे कि हिंद तो कमाल की जगह है, जन्नत की तरह। वहाँ मोती की नदियाँ बहती हैं, हीरों के पहाड़ हैं, इत्र के पेड़ हैं, मिट्टी ऐसी उपजाऊ है कि क्या बताएं, इतना धन वैभव पैसा है कि हमने सोचा ही नहीं है कभी। अरबों के लिए हिंद और सिंध कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने हिंद और सिंध का नाम पहले भी सुन रखा था। मोहम्मद साहब ने भी अपने लोगों से हिंद का जिक्र किया था। उन्होंने भी कहा था कि हिंद की शम्स से एक ठंडी हवा आती है। इसीलिए अरब अब सिंध और हिंद के बारे में बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे। अब आपको राजा दाहिर के बारे में बताता हूँ। कहा जाता है कि सिंध के राजा साहसी चित्तौड़ महाराणा प्रताप वाला के राजा के भाई थे। राजा साहसी की पत्नी रानी सुहंदी राजा साहसी के एक मंत्री चच से प्रेम करती थी। राजा साहसी की आकस्मिक मृत्यु के बाद रानी सुहंदी ने मंत्री चच से शादी कर ली और चच सिंध का राजा बन गया। चच सिंध का एक बहुत ही सफल शासक सिद्ध हुआ। चच ने आते ही सिंध का मुल्तान के साथ जो वर्षों से लफड़ा चल रहा था उसको निपटाया। कश्मीर के साथ सिंध की जो सीमा लगती थी उसको चिन्हित करने के लिए चच ने कश्मीर सिंध की सीमा पर सिंध के देवदार के पेड़ और कश्मीर के चिनार के पेड़ लगवाए और दोनों की जड़ों को इंटरवाइन कर दिया, आपस में जोड़ दिया। सिंध की ईरान के साथ जो सीमा लगती थी उसको चिन्हित करने के लिए चच ने सिंध ईरान बॉर्डर पर पाम ट्रीज यानी कि ताड़ के पेड़ लगवाए। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि चच ने ईरान के बॉर्डर पर जो ताड़ के पेड़ की सीमा बनाई थी वो आज की मॉडर्न पिलर्स की बाउंड्री से ज्यादा सुंदर लगती थी, और कल्पना करके देखिए तो ज्यादा सुंदर लगेगी ही। चच ने सिंध को एक डिसिप्लिन, एक कंट्रोल्ड स्टेट बना दिया और बहुत अच्छे से सिंध पर शासन किया। चच के दो पुत्र थे, एक दाहिर, दूसरा दहर्शिया। एक दूसरी पत्नी से चच की एक बेटी भी थी जिसका नाम था बाई। चच की मृत्यु के बाद दाहिर सिंध का राजा बना। अब वापस चलता हूं अरबों पर। अरब सिंध पर आक्रमण की तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हिंद सिंध इतनी अच्छी जगह है तो इतनी अच्छी जगह पर हमारा कब्जा होना चाहिए, हमें फायदा होगा। और ये वो समय था जब इस्लाम नया नया फैल रहा था, इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो जब इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा है, इसी बहाने हिंद जो मोहम्मद साहब को बहुत पसंद था, वहां भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो जाएगा। इससे ज्यादा फायदे की बात और क्या होगी। कहा जाता है कि अरब में जो सिंधी व्यापारी तब थे उनको एहसास हो रहा था कि अरब सिंध पर हमले की योजना बना रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए सिंधी व्यापारियों ने अरब में ये माहौल बनाने की कोशिश की कि सिंध पर आक्रमण करना, सिंध को कब्जे में लेना बेकार है, वहां कुछ नहीं है। इसकी एक कहानी कही जाती है कि एक बार एक
अरबी आदमी ने एक सिंधी व्यापारी से पूछा कि सिंध कैसा है, तो सिंधी व्यापारी ने कहा बहुत बेकार है, पानी गंदा है और बहुत ही कम है, चोरी चकारी बहुत होती है, वहां अगर कोई छोटी सेना जाएगी तो उसका तो नामो निशान मिट जाएगा, और अगर कोई बड़ी सेना भी वहां लड़ने गई, उस पर कब्जा करने गई, तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वो अरबी आदमी समझ गया कि यह सिंधी व्यापारी इसलिए मुझसे ऐसा कह रहा है ताकि हमें लगे कि सिंध बेकार है, वहां पर कुछ भी नहीं है, इसलिए कब्जा मत करो, वहां पर आक्रमण मत करो। आक्रमण रोकने के लिए एक हतोत्साहित करने की कोशिश थी, लेकिन अरब इतने बेवकूफ नहीं थे कि सिंधी व्यापारियों की बात मान लेते। जब अरबी व्यापारी लौट लौट कर उन्हें ये सब बता रहे हैं तो वो कैसे विश्वास मानेंगे? उन्होंने विश्वास नहीं माना। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब ह्यूमैनिटी एट डेथ्स डोर, मानवता मृत्यु के दरवाजे पर, और मौलाना नदवी ने भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि 638 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी तक अरबों ने तकरीबन 15 बार सिंध पर कब्जे का प्रयास किया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में किया गया 15वां प्रयास सफल हुआ, बाकी के 14 प्रयासों को सिंधियों ने विफल कर दिया। सबसे पहले खलीफा उमर ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी जल सेना को भेजा। जल सेना यानी कि ये एक नेवल अटैक था, बाई नेवी, समुद्री हमला, जिसे भारतीय किनारे पर सिंधियों ने विफल कर दिया। चर्चनामा, जो कि अरबों के सिंध पर आक्रमण का एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें इस युद्ध का जिक्र है, और साथ ही साथ आगे के 80 सालों में होने वाले 6 बड़े युद्धों का भी जिक्र है, जिसमें सिंधियों की जीत हुई थी और अरबों की हार हुई थी। खलीफा उस्मान सिंध में अरबों के हार से, अरबों की पराजय से इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि इस जगह की मिट्टी पथरीली है, यहाँ का पानी गंदा है, यहाँ के फल विषैले हैं, इसीलिए यहाँ पर कब्जा करने में हमें कोई लाभ नहीं, हमें कोई फायदा नहीं, यहाँ पर कब्जा हम नहीं करेंगे। अजब सी बात है, जो जगह अब तक जन्नत थी, जहाँ पर मोती की नदियां बहती थी, हीरों के पहाड़ थे, इत्र के पेड़ थे, खूब सारा पैसा धन संपदा थी, वहां पर अब मिट्टी पथरीली हो गई, फल विषैले हो गए, पानी गंदा हो गया, यानी कि अब सिंध के अंगूर खट्टे हो गए। लेकिन अरब इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, उन्हें सिंध पर किसी न किसी तरह से कब्जा तो करना ही था। खलीफा अली ने भी सिंध पर आक्रमण के लिए एक बड़ी सेना को भेजा, लेकिन वो सेना निराश होकर लौट आई जब खलीफा अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद खलीफा मुअविया ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी थल सेना को, जमीनी आक्रमण था, भेजा, लेकिन इस सेना पर सिंधियों ने इतना भीषण आक्रमण किया कि बहुत सारे अरब सैनिक मारे गए, बहुत सारे अरब सैनिक भाग गए, और इस सेना का जो लीडर था, जो जनरल था, जनरल अब्दुल्ला, वो मारा गया। उसके बाद जनरल सिनान ने सिंध पर एक बड़ा हमला किया, लेकिन सिनान भी सिंधियों के हाथों मारा गया। उसके बाद गवर्नर जियाद ने जनरल मुंजिर को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन जनरल मुंजिर भी सिंध से वापस अरब जिंदा नहीं लौट पाया। इन बातों से आप समझ सकते हैं कि अरब कितनी कोशिश कर रहे थे सिंध पर कब्जा करने की। वो बार बार हार रहे थे, बार बार उनके हाथ केवल निराशा लग रही थी, लेकिन वो इतने उतावले थे, उनकी इतनी ख्वाहिश थी सिंध को अपने कब्जे में लेने की कि वो हार नहीं मान रहे थे। इस बीच हज्जाज इराक का गवर्नर बनता है। इस आदमी के दिमाग में ये बात फिट थी कि इसे सिंध पर कब्जा करना है, लेकिन ये कोई वजह ढूंढ रहा था, और इसे जल्दी ही वजह मिल भी गई। सिंध के अगेंस्ट दोबारा से अरब कैंपेन की शुरुआत करने की। दरअसल उस वक्त अरब सागर में पायरेट्स यानी कि समुद्री डाकू बहुत बढ़ गए थे। श्रीलंका से एक जहाज अरब जा रहा था, जिसे पायरेट्स ने लूट लिया। हज्जाज ने यह आरोप लगाया कि इसे सिंधी जल डाकुओं ने लूटा है, और इसके लिए उसने राजा दाहिर को पत्र भी लिखा कि आप इस बारे में कुछ करिए, लेकिन राजा दाहिर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसे इग्नोर किया, जो कि अच्छी बात नहीं है। दूसरी वजह, हज्जाज के गवर्नर बनने के बाद अलाफी नाम का एक व्यक्ति अपने 500 आदमियों के साथ अरब से भागकर सिंध चला गया था, और वहां पर उसने राजा दाहिर से शरण मांगी थी। राजा दाहिर ने अलाफी और उसके 500 आदमियों को सिंध में शरण दी, और शरण ही नहीं दी, अपने दरबार में भी शामिल कर लिया और ऊंचे ऊंचे पद भी दे दिए।
जिस वजह से भी हज्जाज ने अरब में ये बात फैलाई कि सिंध के अगेंस्ट अब एक दोबारा से कैंपेन शुरू करना है, क्योंकि सिंध अरब से जानबूझकर दुश्मनी कर रहा है। हज्जाज ने जनरल बाजिल के नेतृत्व में सिंध पर वापस से एक बार हमला किया। एक बड़ी सेना के साथ जनरल बाजिल ने सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन सिंधियों ने जनरल बाजिल सहित उसकी पूरी सेना को मौत के घाट उतार दिया, जिससे हज्जाज का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। हज्जाज ने ज्योतिषियों की सलाह पर अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को अगला नेता नियुक्त किया सिंध पर आक्रमण करने के लिए। खलीफा वालिद ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अब अरब सिंध के अगेंस्ट कोई भी कैंपेन करे, इसीलिए उन्होंने हज्जाज को एक पत्र भेजा, जिस पत्र में लिखा था कि उस देश के लोग बहुत ही चालाक हैं, इस अभियान के लिए हमें बहुत सारे सैनिकों की जरूरत होगी, उन सैनिकों के लिए बहुत सारे हथियारों की जरूरत होगी और इसमें काफी पैसा खर्च होगा। अब तक हमने ऐसे जितने भी अभियान किए हैं उसमें हमारा ही नुकसान हुआ है, हमारे ही सैनिक मरे हैं, हमारा ही बहुत पैसा खर्च हो चुका है फालतू में, उससे हमें केवल निराशा हाथ लगी है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमें उस देश को अपने कब्जे में लाने की बात को भूल जाना चाहिए और इस बात को छोड़ देना चाहिए। लेकिन हज्जाज ये बात भूलने वाला नहीं था। उसने अपने दिमाग में फिट कर रखा था कि अरब को सिंध को अपने कब्जे में लेना ही होगा। मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में सिंध के लिए एक बड़ी सेना के साथ निकला। उसने सबसे पहले देबल, जो कि सिंध का एक छोटा सा शहर था, वहां पर आक्रमण किया। देबल एक बहुत ही छोटा शहर था, सिंध की और बड़े शहरों की तरह जैसे अलोर की तरह, ब्राह्मणाबाद की तरह नहीं था। 10 दिन तक वहां भी युद्ध चला। मोहम्मद बिन कासिम ने वहां पर 10 दिन तक तकरीबन घेरा डाले रहा और फिर उसके बाद वहां का बुद्धिस्ट गवर्नर जो था उसने मोहम्मद बिन कासिम के सामने सरेंडर कर दिया। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि सिंध के अगेंस्ट इस कैंपेन में मोहम्मद बिन कासिम को जो लोकल ट्राइब्स थे, यानी कि जो जनजातियां थी, स्थानीय जनजातियां, जातियां, उनका सपोर्ट मिला। उन हिस्टोरियंस का मानना है कि उस टाइम पे सिंध में जात प्रथा बहुत बड़े स्तर पर थी और इससे लोग बहुत परेशान थे। इसीलिए उन जनजातियों ने, उन जातियों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया कि ये आदमी इस जात वाले जो राजा है, यानी कि राजा दाहिर, उसको हरा देगा, उसको पदच्युत कर देगा, उसको सिंहासन से हटा देगा। उन हिस्टोरियंस का मानना है कि यही गलती थी उन स्थानीय जनजातियों की। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये आदमी हमारे देश का दुश्मन है, एक विदेशी है, और वो चाहे जैसा भी है लेकिन हमारे देश का ही राजा है, हम उसको सपोर्ट करें क्योंकि ये हमारा अंदरूनी मसला है, ये बाहरी मसला है। लेकिन उन जनजातियों ने इस चीज को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने जात जात देखी। उन्होंने राजा दाहिर को एक देशभक्त, अपने देश के राजा की तरह नहीं, एक ब्राह्मण राजा की तरह देखा जो उन लोगों का दुश्मन है, और ये आदमी उस ब्राह्मण को हराएगा, उस राजा को नहीं, अपने देश के राजा को नहीं, उस ब्राह्मण को हराएगा। इसीलिए उन जनजातियों ने, उन स्थानीय जातियों ने मोहम्मद बिन कासिम का सपोर्ट किया, जिसका फल उन्हें बाद में भोगना पड़ा। इन सबके साथ मिलकर मोहम्मद बिन कासिम की सेना और भी बड़ी हो गई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सीसम के किले पर आक्रमण किया और सीसम के किले को जीत लिया। सीसम के किले को जीतने के बाद अब यह तय हो चुका था कि मोहम्मद बिन कासिम सिंधु के उस पार पहुंच चुका है। सिंधु को इस पार करते ही उसका सामना राजा दाहिर से डायरेक्ट टू डायरेक्ट होगा, 1-on-1 बैटल होगी। राजा दाहिर भी इसके लिए तैयार थे। राजा दाहिर से उनके कुछ मंत्रियों ने कहा कि आप अपने परिवार को भारत के किसी और हिस्से में भेज दीजिए ताकि वो सेफ रहें, लेकिन इसके लिए राजा दाहिर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मेरे सैनिकों के परिवार यहीं हैं, मेरे सरदारों के, मेरे सेनापतियों के परिवार यहीं हैं, तो मेरा परिवार भी यहीं रहेगा। जो हाल उनके परिवारों का होगा वही हाल मेरे परिवारों का भी होगा। इस बीच अलाफी के साथ आए हुए वो 500 व्यक्ति जिन्हें अरब से निष्कासित कर दिया गया था, उनमें से एक आदमी मोहम्मद बिन कासिम की सेना में चला गया, उनके पक्ष में चला गया और उसने राजा दाहिर की सारी योजना वहां खोल दी। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये हज्जाज का प्लान था। हज्जाज का प्लान था कि अलाफी के साथ 500 व्यक्ति प्री प्लान्ड होकर अरब से निष्कासित होकर सिंध जाएंगे, वहां पर राजा दाहिर से शरण मांगेंगे। राजा दाहिर ने उन्हें शरण दे दी और उस शरण के बाद जब युद्ध का समय आएगा तब वही अलाफी मुसलमान दगा देकर राजा दाहिर के साथ धोखेबाजी करेंगे और राजा दाहिर की सारी योजनाओं को मोहम्मद बिन कासिम को बता देंगे। ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक प्री प्लान्ड बात थी।
सिंधु घाटी, माफ कीजिएगा, सिंधु नदी के पूर्वी तट पर मोहम्मद बिन कासिम की सेना और राजा दाहिर की सेना में भीषण युद्ध शुरू हुआ। चर्चनामा में लिखा है कि यद्यपि परिस्थितियां सिंधियों के अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी सिंधियों ने इतना भीषण युद्ध किया, इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि अरबों के पांव उखड़ने लगे। ये लगभग तय हो गया था कि इस कैंपेन में भी अरब फेल होने वाले हैं, एक बार फिर से अरबों को भागना पड़ेगा, अरब हारने वाले हैं। मोहम्मद बिन कासिम भी काफी परेशान था, लेकिन तब तक पता नहीं कैसे सिंधी सेना में एक कंफ्यूजन फैल गया, एक खबर उड़ गई, एक अफवाह उड़ गई कि जहां पर सिंधी कैंप है जिसमें राजकुमारी, रानी, परिवार वाले ये सब हैं, वहां पर अरबों की एक टुकड़ी ने हमला कर दिया है और उनको हॉस्टेज बना लिया है, यानी कि बंधक बना लिया है। ये कंफ्यूजन, ये अफवाह पूरी सेना में फैली, जिससे एक बार सबका ध्यान भटक गया। इस बीच राजा दाहिर जो हाथी पर लड़ रहे थे, वो अपनी सेना को फिर से उत्साहित कर रहे थे कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, हम लड़ो लड़ो लड़ो। लेकिन तब तक एक फायरी एरो, यानी कि एक अग्नि बाण, जिस बाण में आग लगी हुई थी, वो बाण सीधा जाकर लगता है राजा दाहिर जिस हाथी पर बैठे थे उस हौदे पर, जिससे राजा दाहिर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हौदे के अंदर ही गिर जाते हैं। जैसे ही हौदे से उठते हैं, तैसे ही एक तीर आकर सीधा राजा दाहिर के दिल में लगता है, सीधा छाती को छेद देता है और उसी जगह, उसी क्षण राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है तो सेना में भगदड़ मच जाती है। इस बात का फायदा अरब उठाते हैं और राजा दाहिर की सेना को गाजर मूली की तरह काट डालते हैं। अरबों की हारती हारती सेना इस युद्ध में जीत जाती है। 14 असफल प्रयासों के बाद आखिरकार 15वें प्रयास में अरब सफल हो ही गए। जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की लाश देखी तो उसने राजा दाहिर का सर काटकर हज्जाज के पास भेजा कि देखिए, हम सिंध को जीत चुके हैं, हमने सिंध को अपने कब्जे में ले लिया है, सिंध अब हमारा हो चुका है और इस जीत की खुशी में मैं आपको एक तोहफा भेज रहा हूँ, सिंध के राजा दाहिर का सर। ये दिन सिंध के इतिहास का काला दिन था। सिंध के ही क्या, ये दिन पूरे हिंद के इतिहास का काला दिन था, क्योंकि इसी दिन से आक्रमणों की वो श्रृंखला शुरू हुई आने वाले 700 सालों तक, जिसने हिंदुस्तान की शांत जमीन को खून से लाल कर दिया। ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको ऐसे ही वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे।